हेलो नमस्कार जय हिंद राधे राधे साथियों। मैं अश्विनी गंगवार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल DK करियर क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामीण परिवेश, और ग्रामीण परिवेश में हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया था, कृषि विकास एवं भूमि सुधार, जिसका हम लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं। उसमें हमने जान लिया था कि क्या क्या कृषि विकास के बारे में क्या क्या था, भारत में क्या कृषि थी, ठीक है, और क्या था कृषि में बेरोजगारी, और ये सारी चीज़ें हमने जान ली थी, ठीक है। फिर हमने उसके बाद लास्ट क्लास में शुरू कर दिया था पंचवर्षीय योजनाएं एवं कृषि। तो जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई उनमें मुख्य रूप से कृषि के क्या कार्य हुए ये हमें पढ़ना था। तो उसमें से हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना पढ़ ली, जो कि 1951 से लेकर 1956 तक चली। हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ ली जो 1956 से लेकर 1961 तक चली, जो कि महान लोवेस मॉडल पर आधारित थी। हम फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना पढ़ ली थी, जो कि 1961 से लेकर 1966 तक चली, जो कि आपका सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। सुखमय चक्रवर्ती का प्लानिंग मॉडल और जे सैंडी का डोमेस्टेशन मॉडल। तो हमने ये तीन योजनाएं पढ़नी थी 1966 तक की। उसके बाद आज हम अपनी अगली क्लास कंटिन्यू करते हैं कि अगली क्लास क्या रहेगी हमारी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, ठीक है। तो जब हमारी 1961 से लेकर 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गई, उसके बाद में आगे क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में साथियों 3 वर्ष तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई, यानी 1966 से लेकर 1969 तक जो 3 साल का समय है, उस समय के काल के लिए योजना अवकाश के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उस समय 3 साल तक क्या हुआ ये हम आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग अगली पंचवर्षीय योजना जानेंगे। बात है 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969 तक। इन 3 वर्षों में एक एक वर्षीय 3 योजनाएं चलाई गईं। इन्हें वार्षिक योजनाएं कहते हैं या एनुअल प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 योजनाएं चलाई गईं। तो ये 3 वार्षिक योजनाएं कौन कौन सी चली, इनमें क्या था, इनके उद्देश्य ये जानेंगे। तो देखो, जो 3 वार्षिक योजनाएं चली इनमें क्या है, प्लान हॉलीडे का ये समय था, योजना अवकाश का ये समय था। तो इसमें इनका जो मुख्य उद्देश्य था, तो पहला मुख्य उद्देश्य था कि कृषि में तकनीकी सुधार। तो कृषि में तकनीकी सुधार की बात जो करी गई थी, इसमें पहली मेन बात ये थी, ठीक है। तो उसमें कृषि में तकनीकी सुधार की कौन कौन सी बातें थी, कृषि में क्या क्या सुधार किए गए। एक तो कृषि का मशीनीकरण कर दिया गया, यानी कृषि में जो भी काम होंगे मशीनों से ज़्यादा होंगे। इसके लिए सरकार ने क्या किया, किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी, ज़्यादा सब्सिडी दी कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों को खरीद सकें, सस्ते से सस्ते ऑफर चलाए। और क्या करा, परंपरागत तरीकों को जो त्याग कर आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाया। यानी जो हमारे पहले से ढंग चल रहे थे, पहले से जो रवैया चल रहे थे, परंपरागत कृषि के तरीके थे, उनको त्याग कर आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाने के लिए कहा गया या अपनाई गई। 2 सुधार हुए। तीसरा कृषि का मशीनीकरण हुआ, ये तो बता ही दिया मैंने। तो ये आपके कृषि में तकनीकी सुधार हुए, पहला मुख्य उद्देश्य ये था इसका। दूसरा मुख्य उद्देश्य था प्रौद्योगिकी को बढ़ावा, यानी जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें क्या करा इन्होंने, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, सिंचाई सुविधा में वृद्धि की गई, रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से खेती की जाने लगी। ये यानी कि ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में डेवलप की गई। तीसरा क्या काम था मुख्य उद्देश्य, कृषि में अनुसंधान बढ़ाना, यानी कृषि में नए नए अनुसंधान किए गए, नई नई रिसर्चें की गई। तो ये सारी चीज़ें जो तीनों काम हुए जो इसमें मुख्य उद्देश्य थे, ये सारे काम मिलकर इन्हीं 3 वर्षों में हरित क्रांति कहलाए। यानी इन सारे कामों से एक प्रकार से हमारे यहाँ हरित क्रांति इंडिया में अच्छे से आई, तो इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। अब थोड़ा सा जान लो हरित क्रांति होती क्या है, हरित क्रांति में क्या किया गया। तो देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है आपके लिए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो अगर बात करें इसके पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के, तो वो हैं हमारे नॉर्मन ई बोरलॉग। इन्होंने क्या करा था, USA और मैक्सिको में बहुत ज़्यादा हाइब्रिड फसलों के ऊपर कार्य किया, बहुत ज़्यादा रिसर्चेज की, और वहाँ पे इन्होंने कृषि में क्रांति लाई। कहाँ, USA और मैक्सिको में। तो इनके लिए इसलिए विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर बात करी जाए कि नॉर्मन बोरलॉग थे कहाँ के, तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो आपके अमेरिका के ही थे, यानी USA के थे ये, ठीक है। दूसरा अगर बात करी जाए कि भारत में हरित क्रांति जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग के अंडर में ही एक साइंटिस्ट थे हमारे भारत के, जो इनके अंडर में ही वर्क कर रहे थे अमेरिका में ही,
वो इंडिया में लेकर आए हरित क्रांति को, तो उनके लिए हरित क्रांति का जनक इंडिया में कहा जाता है, जिनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हरित क्रांति आई थी भारत में, तो इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा, तो सर्वाधिक अगर प्रभाव की बात करें तो इसका जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वो हमारा पश्चिमी भारत में पड़ा। ठीक है, पश्चिमी भारत में कौन कौन से एरिया में पड़ा? पश्चिमी भारत में हमारा पंजाब, हरियाणा और हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा। या कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सफल कहाँ हुई, तो ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सफल हुई। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं। अगर बात करें कि जो हरित क्रांति नाम है, ये हरित क्रांति शब्द है, ये किसने दिया? कहीं पूछ लें आपसे, पहली बात तो ये बात पूछेंगे नहीं, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। लेकिन अगर हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया या हरित क्रांति नाम किसने दिया, तो यहीं कहीं पर नोट कर लेना, हरित क्रांति जो शब्द था वो विलियम गॉड ने दिया था। विलियम गॉड व्यक्ति थे ये, इन्होंने हरित क्रांति वर्ड का टर्म ये जो दी थी वो विलियम गॉड ने दी थी। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखो भारत में क्या किया गया। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जी ने कुछ नई नई वैरायटियों की खोज करी। एम.एस. स्वामीनाथन जी कौन थे? ICAR की इन्होंने स्थापना करी थी, ICAR के ये डायरेक्टर थे। तो एम.एस. स्वामीनाथन ने ICAR जो नई दिल्ली वाला है उसमें इन्होंने वहाँ पर इन्होंने कुछ रिसर्चेस की और इन्होंने गेहूं की कुछ नई वैरायटियाँ या गेहूं की कुछ हाइब्रिड वैरायटियाँ इन्होंने खोजी या ये वहाँ से बाहर से लेकर आए। तो वो जो इन्होंने जो वैरायटियाँ खोजी थी उनका नाम था कल्याणी और सोना। ये दो वैरायटियाँ ये गेहूँ की लेकर आए। इसके अलावा चावल की कुछ वैरायटियाँ विकसित की गई उसी समय, हरित क्रांति समय। जो विकसित की थी एक व्यक्ति थे जी कुश नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चावल की कुछ वैरायटियाँ डेवलप की जैसे कि जया, सुषमा आदि। तो ये 2-3 किस्में गेहूं की और चावल की उस समय विकसित की गई। अगर बात करते हैं कि भारत में ट्रायल इसका कहाँ से किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि अगर बात करें कि भारत में हरित क्रांति का ट्रायल कहाँ से किया गया, तो बात है 1966 की। जिंद नामक एक ज़िला पड़ता है, जिंद से इसका ट्रायल शुरू किया गया और 1966 में ही उन्नत किस्म के जो उन्नत उपज वाले जो बीज थे उनका विवरण शुरू किया गया। तो उसमें क्या था, दोनों किस्मों के बीज बांटे गए। किसके? चावल के यानी धान वाले और गेहूं वाले, दोनों के बीज बांटे गए। तो जो गेहूं के जो बीज थे उनसे उत्पादन में तो बहुत ही ज़्यादा उत्पादन बढ़ा और जो चावल थे उनमें उतनी वृद्धि नहीं हुई, उनमें नॉर्मली वृद्धि हुई। तो गेहूं के उत्पादन में एक तरह से भारत में बहुत बड़ी क्रांति हरित क्रांति से आई। अब अगर आपसे सवाल पूछ ले कि जो बीज का कार्यक्रम चलाया गया, सर्वप्रथम बीज कहाँ से बांटे गए, तो ये सवाल आ जाता है कि सर्वप्रथम बीज वितरण कार्यक्रम की शुरुआत हरित क्रांति में कहाँ से हुई। तो बेटा इसका आंसर है, एक उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी पड़ती है पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो पंतनगर यूनिवर्सिटी से सबसे पहले बीजों का वितरण शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि संपूर्ण विश्व में खाद्यान्न उत्पत्ति या खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। ये हरित क्रांति के उद्देश्य थे। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि कौन सी फसल में हुई? गेहूं में हुई, उसके बाद सेकंड नंबर पे चावल में हुई। ठीक है, अब सवाल बनता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई वो पश्चिमी भारत में ही क्यों हुई? तो पश्चिमी भारत में बेटा इसलिए हुई, इसके कई सारे रीजन हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो पश्चिमी भारत के किसान होते हैं वो थोड़े ज़्यादा डेवलप होते हैं। पश्चिमी भारत में चाहे हमारा हरियाणा हुआ, चाहे हमारा पंजाब हुआ, चाहे हमारा पश्चिमी यूपी हुआ, यहाँ के किसान जो हैं थोड़े ज़्यादा डेवलप होते हैं और इनका जो जोत का आकार होता है यानी जो खेत के इनका आकार होता है वो थोड़ा बड़ा था, ज़्यादा था, इनके पास बड़े बड़े खेत थे। दूसरी बात, अधिकांश किसान यहाँ के पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे और जागरूक थे। अब आपको बता दूं, आपको हंसी आएगी, जब उस समय सरकार ने ये बांटे गए थे, बीज बांटे थे, तो कुछ किसानों ने, हमारे यूपी वाले किसानों ने और कुछ जो किसान थे हरित क्रांति जब आई थी, उन्होंने इन बीज लेने को मना तक कर दिया, हाइब्रिड बीजों को। बोले पता नहीं इससे हमारी फसल खराब हो जाएगी या पता नहीं फसल अच्छी होगी ना होगी, मतलब रिस्क लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो उन लोगों ने बीज लिए तक नहीं, सरकार ने जब फ्री बांटे थे। तो हुआ क्या, भारत में पश्चिम में क्यों सफल हुई? जो धनी किसान थे वो जोखिम लेने में सक्षम थे, जो गरीब किसान थे उन्होंने कोई रिस्क ही नहीं लिया और इस वजह से ये यहाँ पे सब जगह लागू नहीं हो पाई। तो जो धनी किसान था वो जोखिम लेने में सक्षम था, उसका नुकसान होता है या फ़ायदा होता है, लेकिन फिर भी उसने जोखिम लिया। तो सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत 1966-1967 से हुई। कहाँ से हुई? पंतनगर से हुई। ट्रायल सबसे पहले कहाँ हुआ? जिंद में हुआ। ठीक है,
तो इसमें होता क्या था कि हाइब्रिड बीज बांटे गए और उनके द्वारा उत्पादन को बढ़ाया गया। ठीक है, थोड़ी सी बात आ जाती है, अगर थोड़ा सा बता दें, जब एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, जो हाइब्रिड बीज होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है। हाइब्रिड की विशेषता क्या होती है, पहली विशेषता कि इनको बेटा सिंचाई जो होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, सिंचाई इन बीजों को ज़्यादा चाहिए। दूसरी बात, इनमें उर्वरक जो खाद हैं वो भी ज़्यादा लगते थे। तीसरी बात इसमें लागत भी अधिक आती थी, तो तीन चीज़ें थी, अधिक सिंचाई की आवश्यकता, अधिक उर्वरक की आवश्यकता और अधिक लागत की आवश्यकता। तो बेटा जो गरीब किसान था और जो उसके बीच में अमीर और गरीबों के बीच में इसने फासला बढ़ा दिया। गरीब किसान इन सारी चीज़ों को नहीं उठा पाया, इन सारी चीज़ों को नहीं लगा पाया, तो इसकी वजह से गरीब किसान बेचारा इसका हरित क्रांति का ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले पाया। जो अमीर किसान थे, पढ़े लिखे किसान थे, जागरूक किसान थे, वही इसका फ़ायदा ज़्यादा ले पाए, इसलिए सिर्फ पश्चिम भारत में ही अच्छे से डेवलप हो पाई। ठीक है, इतनी बात आप जान गए। जो नॉर्मन बोरलॉग की मैंने बात की, जो अमेरिका के थे, जो विश्व में हरित क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं, तो सवाल आ जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किसमें मिला। तो नॉर्मन बोरलॉग को भी नोबेल शांति का पुरस्कार मिला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या करा, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए एक अभूतपूर्व कार्य किया, इसलिए इनको लिए, किसको, नॉर्मन बोरलॉग जी को उसी समय नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या 3 ईयर का जो प्लान था उसमें जो कार्य हुए थे उसकी बात। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 1969 पे, और 1969 में कौन सी पंचवर्षीय योजना आई, चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 से लेकर 1974 तक चली। ठीक है, तो बेटा दो पंचवर्षीय योजना में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो ये कौन से मॉडल पर स्थित है, इसका समय क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में पहले थोड़ा जानते हैं, फिर इसमें कृषि के बारे में क्या हुआ ये भी हम लोग जानेंगे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें, ये कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो इसका जो मॉडल था वो था अशोक रुद्र एवं एलएस मान्य, अशोक रुद्र एवं एलएस मान्य के ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसके बेटा 3 नाम हैं, एक तो एल एन मान्य, दूसरा अशोक रुद्र मॉडल, इसी का एक नाम है गॉड गिल मॉडल। तो ये गॉड गिल भी लिख लेना आप लोग चाहें तो, गॉड गिल मॉडल। तो ये 3 मॉडलों पर आधारित थी, एलन मान्य या अशोक रुद्र मॉडल या गॉड गिल मॉडल। तो 3 मॉडलों पर यह आधारित थी। कौन सी, हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना या 4th 5 ईयर प्लान, जो कि 1969 से लेकर 1974 तक चली। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था बेटा कि स्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी कि जो हम लोग हैं वो अपने स्थायी बने, अपना कैसे स्थायी होकर अपना विकास करें, और कैसे हम लोग स्वयं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों, कैसे हम लोग इकोनॉमिकली अपने आप पे डिपेंड हों। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था इस योजना का, जिसकी ये पहली वाली लाइन है, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, स्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, या कह सकते हैं सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये इसका मेन उद्देश्य था। इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे उद्देश्य थे, लेकिन सबसे मेन उद्देश्य यही था। और उद्देश्य क्या थे, राष्ट्रीय आय एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था इसका आधारभूत एवं भारी उद्योगों की स्थापना करना, जो हमारे भारी उद्योग हैं यानी इंडस्ट्री वगैरह हैं इनका। चौथा इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था बेटा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी समाजीकरण किया गया। उस समय कब किया गया, ये सवाल आ जाता है कि सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो इसकी डेट भी आप ब्रैकेट में लिख लेना, 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, ये बात आप लोग जान लेना। अगला देखते हैं, एक आयोग की उसी समय स्थापना हुई जिस आयोग का नाम था MRTP की स्थापना। तो MRTP क्या है, MRTP की फुल फॉर्म होती है मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। थोड़ा इसकी भी स्थापना इसी समय हुई थी, इसी पंचवर्षीय योजना में MRTP आयोग की स्थापना। इसी समय क्या हुआ,
इस समय हुआ रोजगार गारंटी योजना लागू की गई, एजुकेशन गारंटी योजना, गॉडविल रणनीति का संबंध भी इसी योजना से, वो मैंने ऊपर जो मॉडल बताया गॉडविल मॉडल, तो उसका संबंध भी इसी से है। ठीक है, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी अध्यक्ष थी, उपाध्यक्ष DR गॉडविल थे, तो उन्हीं के नाम पर ये योजना का नाम रखा गया था। लक्ष्य क्या था उस समय? जो लक्ष्य रखा गया था इस योजना का लक्ष्य था, जो वृद्धि दर का लक्ष्य था वो 5.6 रखा गया, और जो प्राप्त हुआ वास्तविक लक्ष्य जो प्राप्त हुआ वो 2.1 प्राप्त हुआ। यानी कि इस योजना में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था जो थी हमारी बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गई। ठीक है, तो इस योजना में कह सकते हैं कि ये योजना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रही। क्यों रही नुकसानदायक? इसका रीज़न मैं आपको बता दूं, शायद ही किसी बुक में लिखा हो, लेकिन मैं बता रहा हूं उस समय इस योजना में इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ। जो हमारा लक्ष्य था 5.6% का और हमें प्राप्त हुआ 2.1%। अकॉर्डिंग टू मी, और हो सकता है ये सही भी हो, बात है आप लोग भी जानते हैं, ये बात है 1971 की। 1971 में आपको पता है कि बांग्लादेश का आज़ादी के लिए युद्ध छिड़ गया था। बांग्लादेश चाह रहा था कि हमको एक अलग देश बनाया जाए। ठीक है, तो उसमें क्या था, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा लागू हो गई, अस्थिरता लागू हो गई। उसमें क्या हुआ, लोगों को स्थिर राष्ट्र में पलायन के लिए जगह चाहिए थी, कि हमको किसी एक जगह पलायन वो लोग करने लगे इधर उधर कि कहाँ पे हम जाएं। तो बांग्लादेश के लोग रिफ्यूजी होने लगे, शरणार्थी होने लगे, कोई इंडिया जा रहा है, कोई बांग्लादेश जा रहा है। तो बांग्लादेश में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बांग्लादेश में शरणार्थी की जो समस्या थी वो सबसे बड़ी समस्या हो गई थी। उस समय बांग्लादेश 1971 तक भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इस वजह से हुआ क्या, सर्वाधिक महंगाई आ गई उस समय की। अब तक की भारत की सबसे ज़्यादा महंगाई उसी समय थी 1971 के टाइम। अब जब सर्वाधिक महंगाई आ गई तो जो लक्ष्य था वो तो भैया डाउन होगा ही। हुआ क्या, फिर उसकी वजह से हमारा सबसे ज़्यादा हमारे देश में मुद्रास्फीति हुई। मुद्रास्फीति आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये। मुद्रास्फीति में होता क्या कि जो हमारी जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई और हमारे देश का जो पूरा इकोनॉमी थी वो बिल्कुल डाउन चली गई। तो ये इस वजह से जो हमारा टारगेट रखा गया था 5.1 वाला, तो 5.6 वाला वो 2.1 ही रह गया। तो ये थी चीज़ हमारी इसकी वजह से। ठीक है, ये चीज़ें आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि इसमें एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या हुआ। तो एग्रीकल्चर के लिए कुल योजना व्यय का 22%, मतलब 100% अगर योजना दी जाती है भारत के लिए तो उसका 22% कृषि को दिया गया। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी आदि को बढ़ावा देने की बात कही गई। ये दो बातें थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये योजना हमारे लिए नहीं रही। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। आगे पढ़ते हैं, आइए अब हम लोग आते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना पे। पहले थोड़ा सा इनका देख लीजिए फोटो, ये कौन कौन थे। इंदिरा गांधी जी अध्यक्ष थी, उपाध्यक्ष थे DR गॉडविल। योजना आकार था 15,902 करोड़ रुपए का, विकास लक्ष्य 5.7 और वास्तविक 3.3% उन्होंने दिया है, लेकिन जो प्राप्त हुआ वो 2.1 हुआ, ये एक्चुअल है। ठीक है, ये अगला स्थिरता के साथ विकास का लक्ष्य, कृषि विकास के लिए गहन कृषि विकास कार्यक्रम अपनाया गया, PDS को संगठित किया गया। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आयात प्रतिस्थापना को अधिक महत्व दिया गया। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए MRTP एक्ट पर पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए गए। ये किताबी लैंग्वेज है, ठीक है, ये मैंने बुक से इसमें PDF में कलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो थ्योरी लिखी है ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको अभी समझाई। ठीक है, अब आगे आइए बढ़ते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1974 से लेकर 1979 तक लाई गई थी। ठीक है, 74 से लेकर 79 तक होनी चाहिए थी कायदे में। लेकिन हुआ क्या, ये योजना भारत की एकमात्र पहली योजना थी जो आप 1974 से लेकर बेटा 1978 तक लिखना, ये पहली योजना थी जो अपने 5 वर्ष पूरे नहीं कर पाई, ये मात्र और मात्र 4 वर्ष तक ही रही। ठीक है, अब इसका क्या रीजन था मैं आपको बताऊंगा 4 वर्ष तक क्यों रही। आइए पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हुआ क्या, 1974 से लेकर 1979 तक रहना था इंदिरा गांधी जी को, उनकी सरकार चल रही थी। लेकिन हुआ क्या था, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं हिस्ट्री। 1978 में इलेक्शन हुए। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, जनता पार्टी के इलेक्शन हुए, और मतलब पूरे देश के इलेक्शन हुए, तो उसमें जनता पार्टी से मोरारजी देसाई जी बने थे अध्यक्ष। जनता पार्टी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, एक पार्टी उस समय हुआ करती थी जनता पार्टी। देखो उस समय कांग्रेस तो मेन पार्टी थी, कहता था कि कांग्रेस ही भारत और भारत ही कांग्रेस है, लेकिन जनता पार्टी एक नई बनकर आई जिसको बनाया था, उनका नाम यहीं कहीं लिख लेना कहीं पे आप लोग अपने नोट्स में,
नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, तो उन्होंने ये पार्टी बनाई जनता पार्टी। तो जनता पार्टी ने क्या करा, इन्होंने क्या करा, जब इलेक्शन हुआ तो जब जनता पार्टी की सरकार आई तो मोरारजी देसाई जी बने वहाँ पे पीएम। अब जब भैया पीएम नया आता तो वो अपना कुछ ना कुछ टसन तो दिखाता ही है। मोरारजी देसाई जी बन गए यहाँ पे पीएम। तो मोरारजी देसाई ने कहा कि ये सब हटाओ, क्या चल रहा है भाई, ये पंचवर्षीय योजना से हो कुछ ना रहा हमारे देश में, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने क्या करा, 1978 में पंचवर्षीय योजना को कर दिया समाप्त। तो जो 1979 तक चलती पंचवर्षीय योजना वो 78 में समाप्त हो गई। तो समाप्त क्यों हुई, उनके आर्थिक सलाहकार थे एक, जिनका नाम था DT लकड़वाला। अब जो DT लकड़वाला थे भैया, वो थे मोरारजी देसाई जी के आर्थिक सलाहकार। तो उन्होंने कहा भाई साहब ये योजना ठीक ना है, इसको हटाया जाए। उन्होंने तो फिर क्या करा, देसाई जी ने 1978 में इसको कर दिया समाप्त। फिर उन्होंने क्या करा, फिर बोले क्या करा जाए। तो भैया एक व्यक्ति थे अंग्रेज, गुनार मेडल, तो उनको अर्थशास्त्र में नोबेल मिल चुका, बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे। तो उन्होंने क्या कहा, जो पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं ये विकासशील या जो अविकसित देश हैं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं या बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। तो गुनार मेडल ने ये बात कह दी। भैया इतने बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल मिल चुका, जब उन्होंने ये बात कही तो ये बात TD लकड़वाला को पता चली, और TD लकड़वाला ने ये बात मोरारजी देसाई जी को बताई। तो देसाई जी ने कहा भैया ऐसा है, इसको बंद कर दो। फिर उनकी जगह पे उन्होंने क्या चालू किया, तो वो एक नई चीज़ लेकर आए जिसको कहते हैं रोलिंग प्लान, जिसको अंग्रेजी में रोलिंग प्लान और हिंदी में कहते हैं अनवरत योजना। अभी मैं इसको आपके लिए आगे बताऊंगा, ये मैंने थोड़ी सी आपके लिए भूमिका बताई। हालांकि 1980 में फिर से चुनाव हुए 2 वर्ष बाद, और 1980 में फिर से चुनाव हुए। फिर इंदिरा गांधी जी पूर्ण बहुमत से आई, फिर से नई PM बनी, फिर छठी पंचवर्षीय योजना थी, फिर 1980 से उन्होंने लागू कर दी। तो ये सारी चीज़ें अभी हम जानेंगे। पहले हम 5वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य बिंदु जानते हैं। देखो क्या थे 5वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य बिंदु। सबसे पहला, ये कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो बेटा इसका जो मॉडल था वो था आपका लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसके अलावा इसका एक और मॉडल था जिसको हम लोग कहते हैं DP धर मॉडल। DP धर मॉडल, लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल और DP धर मॉडल, ये 2 मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल तथा DP धर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी बात, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, यानी गरीबी को हटाओ। ठीक है, तो इसी समय 1974 में एक प्रोग्राम चलाया गया जिस प्रोग्राम का नाम ही था गरीबी हटाओ कार्यक्रम। कौन सा प्रोग्राम था, गरीबी हटाओ कार्यक्रम। कब चालू हुआ, 1974 में जब ये योजना आई थी। तो 1974 में प्रोग्राम लागू हुआ गरीबी हटाओ कार्यक्रम, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है आप लोग। तो गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया गया, ये मैं अभी आपको बता ही दे रहा हूँ। लोग जब बात आ गई, गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अंतर्गत 1974 की बात है, RRB की स्थापना हुई। किसकी, RRB की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, इसको RRB कहते हैं। उसमें क्या हुआ, 50% हिस्सा केंद्र सरकार प्लस 15% राज्य सरकार प्लस 35% स्पॉन्सर बैंकें अपना लगाएंगी। इस तरह से 100% हिस्सा हुआ। ये RRB बैंकों की स्थापना हुई। इसके हिसाब से गरीबी हटाओ कार्यक्रम चालू किया गया। ये सारी बातें इकोनॉमिक्स की हैं, इकोनॉमिक्स से आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण प्रवेश, तो उसके अंतर्गत आप लोग अभी थोड़ा थोड़ा जानते चलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में नहीं जाएंगे, नहीं तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मुख्य उद्देश्य क्या था इस योजना का, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, यानी गरीबी को ख़त्म किया जाए और आत्मनिर्भर भारत को कैसे बनाया जाए। अगला क्या था इसका, आयात को प्रतिस्थापित करना, यानी कि जो हम लोग आयात करते हैं उनको यहीं पे हमको अपने यहाँ डेवलप करना, यहीं पे स्थापित करना है। ठीक है, अगला इस योजना का मुख्य उद्देश्य था 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कब किया गया, 1975 में।
ठीक है। इसी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया। ठीक है, जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम आप लोग पढ़ चुके हैं, इंदिरा गांधी जी के हैं, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगला क्या, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये भी इसी सरकार में लागू किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, शिक्षा, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, पोषण आदि को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। तो ये इसका मुख्य कार्य था। इसके अलावा इसी पंचवर्षीय में काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी चालू किया गया। इसी में खाद्यान्न भंडार एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया। तो ये इसके मुख्य कार्य थे। और इसमें कृषि के लिए इन्होंने क्या करा, ये आप लोग समझ लीजिए। कुल राजस्व व्यय का 15% कृषि को दिया गया। कुल राजस्व व्यय का 15% कृषि को दिया गया। अनुमानतः जो उत्पादन था वो 152 मिलियन टन का था, 152 मिलियन टन का था, लेकिन हुआ कितना, 184 मिलियन टन। यानी जो हमारा लक्ष्य था वो था बेटा 4.4% का, और हमने प्राप्त कितना करा, 4.8% यह प्राप्त हमने करा। तो ये योजना कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभकारी रही। ठीक है, कह सकते हैं लाभकारी रही। जब उत्पादन ज़्यादा हुआ तो लाभकारी रही। तो बड़ा पहली पंचवर्षीय से लेकर 5वीं पंचवर्षीय योजना तक कृषि में उत्पादन अच्छा रहा। लेकिन अपवाद क्या रहा, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमारा नुकसान हुआ नहीं हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना में नुकसान, उसमें हमारा नुकसान कितना हुआ, 5.6 का लक्ष्य था और प्राप्त हमको हुआ 2.2, इसमें तीसरी वाली। तो इसमें हमारा हुआ था नुकसान। ये बात आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्या था रोलिंग एक्ट, ठीक है, क्या था रोलिंग प्लान, जो कि मोरारजी देसाई जी लाए थे। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। जब हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, उसके बाद 1975 की बात है ये, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। बात है बेटा 1975 की। थोड़ी चीज़ और जान लीजिए, हालांकि ये बात थोड़ी सी राजनीतिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है। बात है बेटा 1975 की, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा का चुनाव उसने कर दिया था निरस्त, या उन्होंने कर दिया था गैर कानूनी घोषित 25 जून को। फिर क्या हुआ, 1975 में जब चुनाव हुए थे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि इंदिरा जी ने चुनाव में बहुत ज़्यादा धांधली की है, गड़बड़ी की है, तो उसने इंदिरा जी के चुनाव को निरस्त कर दिया या गैर कानूनी बता दिया था। कब, 1975 में। फिर क्या हुआ, 25 जून को, 25 जून 1975 को आंतरिक कलह हो गया भारत में, और आंतरिक कलह की वजह से भारत में आपातकाल की घोषणा हो गई। आपातकाल की इमरजेंसी लग गई पूरे भारत में। तो उस आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी कौन लगाता है, तो इमरजेंसी लगाते हैं हमारे साहब प्रेसिडेंट बोले तो राष्ट्रपति। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे हमारे देश के, तो उस समय बेटा जो राष्ट्रपति थे वो थे हमारे फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब, तो उस समय इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी भारत में। सवाल आ जाए कि भारत में आंतरिक कलह की वजह से पहली बार इमरजेंसी कब लगी, तो बेटा इंदिरा गांधी के समय में लगी थी। किसने लगवाई थी, फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब ने लगाई थी। ये हमारे थे उस समय राष्ट्रपति, पहली बार। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अब बात आ जाती है कि बेटा जो 25 जून को इमरजेंसी लगी थी, तो वैसे तो कायदे में तो इमरजेंसी अधिकतम 6 महीने तक लग सकती है, लेकिन जब आंतरिक कलह ज़्यादा बढ़ गया, इलेक्शन भी नहीं हुए, तो बेटा ये दोबारा बढ़ती गई। तो सवाल आया कि इमरजेंसी कब से कब तक लगी थी, तो बेटा ये आप नोट कर लेना कि 25 जून 1975 से लेकर जो इमरजेंसी लगी ये 21 मार्च 1977 तक आपातकाल लागू रहा या लगा रहा। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखना। इसके बाद आइए हम लोग आगे जानते हैं। फिर बेटा 1977 में दोबारा इलेक्शन हुए। 1978 में सरकार बनी जनता पार्टी की, मोरारजी देसाई जी बनाए गए पीएम, नानाजी देशमुख ने जनता पार्टी बनाई थी, आपको पहला पता है। और हाँ, जो मोरारजी देसाई जो पीएम बनाए गए थे, ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो गैर कांग्रेसी पीएम बने थे। तो उससे पहले पावर में कौन था, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। तो पहले गैर कांग्रेसी पीएम बनाए गए थे मोरारजी देसाई, और ये पहली ऐसी योजना थी जो 4 वर्षीय पंचवर्षीय योजना हो गई। 5 साल नहीं चली, ये 4 वर्ष ही चली। आप एक लिख लेना, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी पीएम।
फिर भैया इनके आर्थिक सलाहकार थे डी.टी. लकड़वाला, गुनार मेडल अर्थशास्त्र में नोबेल जिनको प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि पंचवर्षीय योजना विकासशील देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा बेकार हैं, और इन लोगों की सलाह पर फिर एक प्लान लाया गया जिसको कहा गया रोलिंग प्लान या अनवरत योजना। ठीक है, अब क्या था रोलिंग प्लान, इसमें क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आइए जानते हैं रोलिंग प्लान के बारे में। तो बड़ा रोलिंग प्लान क्या था ये थोड़ा सा देख लीजिए। 1978 में जब कांग्रेस की सरकार गिरी, तो भैया कांग्रेस की सरकार गिरी और जनता पार्टी की सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो 1 अप्रैल 1978 से लेकर 31 मार्च 1980 तक इनका कार्यकाल भी रहा। ठीक है, कहते हैं ये केवल मिला के 2 साल तक रहे। तो 2 साल तक भैया इन्होंने अपना रोलिंग प्लान ला के रख दिया। तो रोलिंग प्लान जो मॉडल था ये कौन लाया था, ये भैया गुनार मेडल साहब, जो मैं अभी बता रहा था आपको, जो अर्थशास्त्र में इनको नोबेल मिल चुका है, उनका मॉडल था गुनार मेडल मॉडल। और लागू किसने किया, टी.डी. लकड़वाला ने। तो टी.डी. लकड़वाला के नीचे आप ब्रैकेट में लिख लेना ये कौन थे, ये भैया पीएम साहब के उस समय आर्थिक सलाहकार थे, आर्थिक सलाहकार। और जो गुनार मेडल थे ये भैया बहुत बड़े वर्ल्ड लेवल के अर्थशास्त्री थे, इनको अर्थशास्त्र में मॉडल मिल चुका है। तो गुनार मेडल इसका था मॉडल और लागू करवाया था टी.डी. लकड़वाला ने। ठीक है, ये 1978 से लेकर 1980 तक चली, ये बात आप लोग जानते हैं। वैसे ये योजना इन्होंने लागू करी थी, इन्होंने कहा था कि भैया ये योजना जो अनवरत योजना है इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो आप लोग। ये इन्होंने 15 से 20 वर्ष तक का प्लानिंग करके लागू करी थी। 15 से 20 वर्ष तक की योजना थी। इसमें 10 से 15 टारगेट रखे गए थे। इसके अलावा हर वर्ष इन्होंने कहा था कि एक नई योजना आएगी। पंचवर्षीय योजना में 5 वर्ष तक वो योजना चलती थी, लेकिन इन्होंने कहा था कि हर वर्ष एक नई योजना आएगी। तो अनवरत योजना में ये 3 मुख्य पॉइंट थे कि ये योजना 15 से 20 वर्ष तक की योजना थी, 10 से 15 इसमें टारगेट रखे गए थे, और हर वर्ष एक नई योजना आएगी। ये बात इसमें इन्होंने कही थी। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको पंचवर्षीय योजना में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर बेटा 1980 में अब आ जाते हैं हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना पे। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक चली। 5वीं वाली 1974 से 78 तक चल पाई, क्योंकि वो पूरी नहीं हो पाई। फिर अब छठी पंचवर्षीय योजना कैसे आई भैया, 1980 में फिर से चुनाव हुए, फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी। अब इंदिरा गांधी जी फिर से फुल पावर में आ गई। अब भैया पावर में आ गई तो फिर उन्होंने क्या करा कि हटाओ रोलिंग प्लान को और फिर से मेरी पुरानी योजना को लागू किया जाए। तो कांग्रेस की सत्ता में पुनः वापसी एवं कांग्रेस ने रोलिंग प्लान को समाप्त कर पुनः पंचवर्षीय योजना को आरंभ किया और छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की, जिसका कार्यकाल 1980 से लेकर 1985 तक रहा। आप लोग भी जानते हैं जब भैया किसी की सरकार बनती है तो वो पुरानी सरकार की कुछ योजनाओं को बंद करती है या उनके नाम बदलती है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, कांग्रेस की बहुत सारी योजना को उन्होंने नाम बदल के, चाहे अटल योजना कर दिए गए, चाहे उन्होंने बहुत सारी योजना का बदल के, जो भी महान महान लोग हैं उनकी सरकार के, मतलब बीजेपी के बड़े बड़े नेता या कोई महान हमारे भारत के लोग रहे हैं तो उनके नाम पर उन्होंने बहुत सारे नाम बदल दिए गए हैं, जैसे मोदी जी अब बदल रहे हैं। तो ऐसे ही इंदिरा जी ने उस समय क्या करा, उनकी योजना बंद करके फिर से अपनी योजना लागू कर दी। तो ये योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी, ये सिर्फ और सिर्फ आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर, आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, मुख्य उद्देश्य इसका भी यही था, गरीबी निवारण। इसका मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी हटाओ और आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, समाजीकरण और आर्थिक न्याय, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका, छठी पंचवर्षीय योजना का। कह सकते हैं मुख्य उद्देश्य का यही था कि आत्मनिर्भर बनो आप लोग और आत्मशक्ति अपने अंदर लाओ और गरीबी को मिटाओ। ठीक है, मॉडल कौन सा था, आगत निर्गत मॉडल, अंग्रेजी में कह सकते हैं इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट मॉडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, कार्यक्रम क्या क्या थे इसमें बेटा, इसमें कार्यक्रम थे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक तो इसमें लागू किया गया, एकीकृत विकास कार्यक्रम। दूसरा राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तीसरा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। अगला ट्राइशलम कार्यक्रम। अगला DWCRA कार्यक्रम, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, यानी जो हमारा रूरल एरिया है, जो ग्रामीण इलाका है, उसमें महिलाओं और बच्चों के लिए किस प्रकार से विकास किया जाए, वो प्रोग्राम उन्होंने लागू किया गया छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और इसमें क्या था, कुछ चीज़ें इसकी और इम्पोर्टेंट जान लीजिए। वास्तविकता, इसमें जो लक्ष्य रखा गया था
वो 5.2 रखा गया था इसका विकास का लक्ष्य, लेकिन जो इसमें जो प्राप्ति हुई वो 5.44 की हुई, क्योंकि यानी कि इसमें भी हमारी वृद्धि अच्छी हुई। ठीक है, लक्ष्य 5.2 था और हमें प्राप्ति हुई 5.44 की। ठीक है, इसीलिए इसे हम पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, अगला थोड़ा सा कृषि के बारे में समझ लेते हैं। इस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का अब दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। ठीक है, पहले हरित क्रांति लागू हुई थी उस योजना में, अब इसमें हरित क्रांति का दूसरा चरण लागू हुआ। जो 3 ईयर का हमारा गैप हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना लागू होने से पहले, कब 1966 से लेकर 1969 के बीच में, तो उस समय हरित क्रांति शुरू हुई थी। इसमें हरित क्रांति का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ क्या, उसमें कृषि क्षेत्रों में निवेश एवं अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप लोग निवेश करें और इसमें रिसर्च के बारे में बढ़ें आगे और अपना डेवलपमेंट करें। ठीक है, इसके अलावा प्रौद्योगिकी का विकास किया गया और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो बेटा ये एग्रीकल्चर के लिए काम करती है नाबार्ड, तो इसकी बेटा स्थापना उस समय की गई। किसके कहने पर? शिवरमन सिंह कमेटी की अनुशंसा पर, शिवरमन सिंह कमेटी की कहने पर। तो शिवरमन सिंह समिति का गठन किया गया था 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। तो शिवरमन समिति का गठन किया गया था इसी को बनाने के लिए। तो शिवरमन समिति का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण एवं कृषि ऋण के काम के लिए, यानी जो ग्रामीण लोग हैं, जो लोग अगर खेती करना चाहते हैं, कृषि करना चाहते हैं, तो ये लोग लोन कहाँ से लेंगे या कहाँ से इनको पैसा प्राप्त होगा। तो इसके लिए शिवरमन समिति ने कहा या उनके कहने पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर बात करें कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो बड़ा आप लोग लिख लो, ये हैं इस समय गोविंद चिंतालू। कौन है? गोविंद चिंतालू, ये नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना जरूरी थी, इसलिए मैंने आपके लिए बता दी। हालांकि इस समय बैंकों के लिए बहुत सारे कार्य हुए थे। ठीक है, पंजाब बैंक बनी थी, इस समय सिंध बैंक बनी थी, इस समय बहुत सारी बैंकें बनी थी, 6-7 बैंकों का इस समय राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी हमको यहाँ पे नहीं जाननी है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें। लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा जो आपके लिए जानना जरूरी है। भले ही वो हमारे ग्रामीण परिवेश का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो आपके लिए जीके और जीएस के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं। देखो, जब ये बैंक बन गई, फिर इसके बाद 1982 में एक और नई बैंक बनी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यही में आप लोग जान लीजिए। बात है 1982 की, दिख रहा होगा ना सबको। तो 1982 में बेटा एक बैंक और बनी, इस बैंक का नाम था एग्जिम बैंक। ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन है बैंकिंग का, तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये एग्जिम बैंक बनी, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये उस समय बनाई गई। इसके प्रेजेंट अगर हम चेयरमैन की बात करें तो वो हैं के रीड। ये बैंक आज भी चलती है, प्राइवेट बैंक है, के रीड। ठीक है, आगे बात करें 1982 में जो मैंने अभी आपको बताया था कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो आया, तो ये जो शुरू हुआ था ये आपका 1982 में शुरू हुआ। ये क्या था? इसमें था भारत में सर्वप्रथम ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया था। तो बेटा वो इसी छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगर भारत में सर्वप्रथम ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया तो वो इसी छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये बात आप लोग याद रखना। इसके अलावा आगे चलकर एक स्कीम बनी थी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने आगे चल के बनाई थी, पूरा स्कीम करके, इसका नाम है पूरा स्कीम। तो पूरा वो इसी से रिलेटेड है। पूरा की फुल फॉर्म होती है प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज़ इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण में शहरी व्यवस्था उपलब्ध कराना ग्रामीणों के लिए। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम ने आगे चल के बनाई थी, वो भी इसी से रिलेटेड थी। तो बेटा बात क्या हुआ, ये योजना चल रही थी हमारी 1980 से लेकर 1985 तक। अब आप लोग भी ये बात जानते हैं कि 1984 में ही गैर सिख दंगे भड़क गए। जो सिख लोग नहीं थे, गैर सिख लोग थे, उन्होंने दंगे भड़का दिए। कहाँ? दिल्ली में।
1984 की अगर आपने जानते होंगे तो आपको पता है कि 1984 में गैर सिख दंगे भड़के। कब भड़के? 1984 में। जब 1984 में गैर सिख दंगे भड़के तो उन्हीं लोगों ने 1985 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई या कर दी। 1985 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। सवाल आ जाता है कि ये बात कि गांधी जी की इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? तो बेटा इंदिरा गांधी की हत्या 1985 में हुई। 1984 में गैर सिख दंगे हुए। अब बात आती कि इंदिरा गांधी की हत्या की किसने थी? तो इंदिरा गांधी के ही बॉडीगार्ड थे दो व्यक्ति, उन दोनों का नाम लिख लेना आप लोग। जनरल बेन सिंह एंड सतवंत सिंह। सतवंत सिंह ये दो व्यक्ति थे। ये इंदिरा गांधी के दोनों बॉडीगार्ड थे। इन्हीं दोनों के द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या की गई। अब बात आती फिर पीएम कौन बना? फिर इंदिरा गांधी जब चली गई भैया, कब? 1985 में इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हो गई तो इसके बाद में बेटा जो पीएम बने वो इन्हीं के पुत्र राजीव गांधी जी पीएम बने। ठीक है, अगले जब हम बढ़ेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना तो उसमें राजीव गांधी जी का जिक्र आएगा। फिर 1985 में राजीव गांधी जी बने पीएम। और फिर उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो 1985 में जो राष्ट्रपति थे उस समय राष्ट्रपति थे आपके ज्ञानी जैल सिंह। नाम सुना होगा ना इनका आपने? तो ये बातें आपको याद रखनी है। 1985 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उसके बाद जो पीएम बने हमारे राजीव गांधी जी बने और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उसके बारे में सारी बातें बताएंगे। तो उसमें कौन राष्ट्रपति थे, कौन हमारे प्रधानमंत्री थे, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। साथियों 4-5 दिन से क्लास आपका नहीं पढ़ पाया, कुछ समय के लिए मैं बाहर चला गया था कहीं पे, और अब आपका क्लास लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। आप बिल्कुल परेशान ना होइए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाइए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी इस क्लास की पीडीएफ मैंने कल ही आप लोग के लिए अपलोड कर दी थी टेलीग्राम चैनल पे, तो इस क्लास की पीडीएफ भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाती है, लेकिन उसके अलावा आप लोग क्लास को 1 से 2 बार भी देखा कीजिए। अगर आपको एक बार समझ ना आता दूसरी बार क्लास देखा कीजिए। और क्लास में मैं पीडीएफ के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको अपने पास से बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए क्लास को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, तो ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को हमारे ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, गुड नाइट।